हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, मैं जुड़ गया हूं आपके सेशन के साथ और आज मैं आपको बीपीएससी टीचर में पूछे गए सभी प्रश्नों को यहां पर कराने वाला हूं। तो टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 और री एग्जाम में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं सभी को मैं यहां पर एक एक करके कराऊंगा डिटेल डिस्कशन के साथ। तो जितने भी प्रश्न आज मैं यहां पर कराऊंगा और उससे जुड़े हुए जितने भी प्रश्न बन सकते हैं जो आपके एग्जाम में आ सकता है, मैं यहाँ पर सभी प्रश्न को कराने वाला हूँ। और इस सेशन को कर लेने के बाद आपको जो है एक भी प्रश्न उससे बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं सिर्फ प्रश्नों को नहीं कराऊंगा बल्कि उस प्रश्न से और भी जो क्वेश्चन बन सकते हैं आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए, वो सभी प्रश्न मैं यहाँ पर कराने वाला हूँ। अगर मान लो यहाँ पर ज्वालामुखी के बारे में पूछा गया है ना, तो ज्वालामुखी के साथ साथ जो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है वो तो मैं कराऊंगा ही, साथ में जो ज्वालामुखी से और भी प्रश्न बन सकते हैं आपके फर्दर एग्जाम के लिए, आपके आने वाले एग्जाम के लिए, वो भी मैं यहाँ पर कराने वाला हूँ। तो जो भी टॉपिक यहाँ पर कराया जाएगा कंप्लीट कराया जाएगा, डिटेल डिस्कशन के साथ कराया जाएगा, जिसके बाद भाई उस टॉपिक से अगर प्रश्न आएगा तो यहीं से आएगा, यहाँ से बाहर जाने का कोई भी चांस नहीं रहेगा। तो आप लोग अच्छे से इस सेशन को देख लीजिएगा, ये सेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। और इस सेशन को देखने के बाद भाई आप लोग समझ लो कि आपका तो यहाँ से 60 से 70% समझो तैयारी यहीं से हो जाएगा इसी सेशन से, क्योंकि यहाँ पर जो है कंप्लीट डिटेल डिस्कशन रहने वाला है और हर एक टॉपिक का डिटेल डिस्कशन यहाँ पर रहेगा। कोई भी प्रश्न अगर पूछा गया है तो कहाँ तक किस प्रश्न तक बीपीएससी आपसे पूछ सकता है, सभी प्रश्न मैं यहाँ पर कराने वाला हूँ। तो चलिए हम लोग एक एक करके अपने प्रश्नों को यहाँ पर देखते चलते हैं। और देखो भाई, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि ज्वालामुखी का अंतिम प्रतीक है। तो देखो क्या पूछा है कि ज्वालामुखी का अंतिम प्रतीक, तो ज्वालामुखी का अंतिम प्रतीक यहाँ से पूछ रखा है। तो याद रख लीजिएगा, ज्वालामुखी का अंतिम प्रतीक क्या होता है। क्रेटर होता है, धुआंरे होता है, गीजर होता है, या फिर एक से अधिक, या फिर कोई नहीं। और देखो पैटर्न भी मैंने बिल्कुल बीपीएससी की तरह 5-5 ऑप्शन वाला यहाँ पर ले रखा है। तो पैटर्न भी बिल्कुल सेम फॉलो किया गया है, तो अच्छे से आप लोग देख लीजिए इस सेशन को। तो ज्वालामुखी का अंतिम प्रतीक अगर पूछ ले तो क्रेटर नहीं भाई, इसका धुआंरे या वातिमुख, ठीक है। तो ज्वालामुखी का अंतिम प्रतीक जो होता है धुआंरे होता है, या उसे ही वाति मुख कहा जाता है। अब मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, एक जो धुआंरा है वो आपका सिचुएटेड कहाँ है, तो याद रख लीजिएगा कटमई में। कटमई कटमई एक जो है धुआंरा है जो कि आपके अलास्का में सिचुएटेड है। कहाँ पर, तो अलास्का में। कटमई कहाँ पर सिचुएटेड है, तो कटमई याद रख लीजिएगा अलास्का में सिचुएटेड है। ये भी इससे जुड़ा हुआ प्रश्न पूछा जा सकता है। कटमई कहाँ है, तो कटमई अलास्का में। क्रेटर की बात करी गई है तो ये क्या होता है भाई, ये ज्वालामुखी का मुंह होता है। क्या होता है, ज्वालामुखी का मुंह अगर पूछा जाए क्या होता है, तो वो क्रेटर होता है, ज्वालामुखी का मुंह होता है, ठीक है। गीजर से याद रख लीजिएगा ये क्या होता है, तो ये गर्म जल के स्रोत होते हैं, गर्म जल के सोर्स होते हैं भाई। तो गर्म जल के स्रोत होते हैं क्या, तो गीजर। तो गर्म जल के स्रोत कौन होते हैं, तो गीजर होते हैं, ध्यान में जरूर रख लीजिएगा। और एक गीजर आप लोग जरूर याद रख लीजिएगा, ओल्ड फेथफुल गीजर। ओल्ड फेथफुल गीजर, ओल्ड फेथफुल, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ओल्ड फेथफुल गीजर कहाँ पर आपका सिचुएटेड है। तो ध्यान में रख लीजिएगा, ओल्ड फेथफुल गीजर जो है ये येलो स्टोन नेशनल पार्क, येलो स्टोन नेशनल पार्क यूएसए में है, ठीक है। तो ओल्ड फेथफुल गीजर कहाँ है, तो येलो स्टोन नेशनल पार्क जो कि आपका यूएसए में है, मतलब कि अमेरिका में है। ओल्ड स्टोन नेशनल पार्क यूएसए में है आपका ओल्ड फेथफुल गीजर। तो ध्यान में रख लेना भाई कि ज्वालामुखी का अंतिम प्रतीक जो होता है वो धुआंरे, जिसे वाति मुख भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग, एंड हमारा यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, बिहार के उग्र कृषक नेता कौन थे। तो ध्यान में रख लीजिएगा, बिहार के उग्र कृषक नेता कौन थे। तो आपसे यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, सहजानंद सरस्वती, राजेंद्र प्रसाद, राजकुमार शुक्ल, या एक से अधिक, या फिर कोई नहीं। तो ध्यान में रख लीजिएगा, उग्र कृषक नेता पूछा है तो उग्र कृषक नेता यहाँ पर हो जाते हैं सहजानंद सरस्वती, हो जाते हैं उग्र कृषक नेता, ठीक है। तो उग्र कृषक नेता कौन है, तो सहजानंद सरस्वती हो जाते हैं, सहजानंद सरस्वती। और इन्होंने एक पत्रिका का भी संपादन किया था जिसका नाम था हुंकार। क्या नाम था, तो हुंकार नाम था। हुंकार पत्रिका का भी इन्होंने संपादन किया था। हालांकि इसमें और भी ऑप्शन दे दिया जाता है, जैसे कि यमुना काटजी और राहुल संकृत्यान अगर ऑप्शन में रहता तो एक से अधिक चला जाता है हुंकार में आंसर, लेकिन यहाँ पर सिर्फ सहजानंद सरस्वती है,
तो फिर हुंकार में सहजानंद सरस्वती चला जाएगा। और हुंकार पत्रिका कब प्रकाशित किया गया था, तो याद रख लेना है 1940 में। ठीक है, तो हुंकार से रिलेटेड बात याद जरूर रखिएगा। अगर ऑप्शन में सिर्फ सहजानंद सरस्वती रहेगा तो सहजानंद सरस्वती आंसर होगा, लेकिन अगर ऑप्शन में सहजानंद सरस्वती भी रहे, राहुल संकृत्यान भी रहे और यमुना काटजी भी रहे, तो उपर्युक्त में से एक से अधिक उसका आंसर जाएगा हुंकार पत्रिका का। इस बात को जरूर ध्यान में रखिएगा और कॉपी में जरूर लिख लीजिएगा, इस तरह जिस तरह मैंने आपको बताया है। ठीक है, सहजानंद सरस्वती से एक बात और याद रख लीजिए आप लोग, एक बात ये याद रख लेना है कि जो सहजानंद सरस्वती थे उन्होंने ही जो है बिहार प्रांतीय किसान सभा का भी स्थापना किया है। बिहार प्रांतीय किसान सभा, बिहार प्रांतीय किसान सभा के संस्थापक भी कौन थे, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती। तो बिहार प्रांतीय किसान सभा के संस्थापक स्वामी सहजानंद सरस्वती। और इसका स्थापना कब किया गया है, तो 1929 में याद रख लेना है, 1929 में याद रख लेना है। एक बात और याद रख लीजिएगा कि जो ये इन्होंने जो है अखिल भारतीय किसान सभा का भी स्थापना किया है। अखिल भारतीय किसान सभा, अखिल भारतीय किसान सभा, तो अखिल भारतीय किसान सभा का भी इन्होंने स्थापना करा था। अखिल भारतीय किसान सभा का भी इन्होंने स्थापना किया, और कब किया है, तो याद रख लेना है 1936 में, 1936 में। तो अखिल भारतीय किसान सभा का स्थापना इन्होंने 1936 में किया। और अगर पूछा जाए कि अखिल भारतीय किसान सभा 1936 में जो स्थापना किया है स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था, और इसके संस्थापक पूछ ले या अध्यक्ष पूछ ले तो वो सहजानंद सरस्वती ही हो जाते हैं। लेकिन अगर अखिल भारतीय किसान सभा का अगर पूछ ले आपसे कि सचिव कौन है, तो सचिव याद रख लीजिएगा एनजी रंगा हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं, तो एनजी रंगा हो जाते हैं इसके सचिव। और अगर अध्यक्ष या संस्थापक पूछ ले तो स्वामी सहजानंद सरस्वती हो जाएंगे फिर। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट्स याद जरूर रख लीजिएगा। राजेंद्र प्रसाद से एक बात जरूर याद रख लेना है कि राजेंद्र प्रसाद ने एक पुस्तक लिख रखा था जिसका नाम था इंडिया डिवाइडेड। इंडिया डिवाइडेड। देखो मैं आपसे ऑप्शन भी यहाँ पर डिस्कस कर दे रहा हूँ, ये जो ऑप्शन आपके बीपीएससी टीआरई में दिया गया था आपके यहाँ क्वेश्चन में, तो मैं ऑप्शन भी डिस्कस कर दे रहा हूँ, जिससे कि अगर मान लो कि हो सकता है ऑप्शन से भी प्रश्न बन सकता है ना, तो ऑप्शन से प्रश्न बने तो आप लोग वही आराम से इजिली बना सकते हो। ये हमारे जो है पहले प्रेसिडेंट रह चुके हैं इंडिया के, फर्स्ट प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं इंडिया के। ठीक है, और ये 2 बार राष्ट्रपति रह चुके हैं, 2 बार राष्ट्रपति रह चुके हैं इंडिया के, इस बात को जरूर ध्यान में रख लीजिएगा। राजकुमार शुक्ल ही वो शख्स हैं भाई जो कि 1917 के चंपारण आंदोलन से जुड़े हुए थे। 1917 के चंपारण आंदोलन से जुड़े हुए हैं आपके जो है राजकुमार शुक्ल। अच्छा भाई, यहाँ पर एक बात और ध्यान रख लेना, यहाँ पर उग्र कृषक नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती थे, और ये जो राजेंद्र प्रसाद और जो राजकुमार शुक्ल थे ना, ये दोनों गांधीवादी नेता थे। क्या थे, तो गांधीवादी नेता। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि राजेंद्र प्रसाद कैसे नेता थे, तो गांधीवादी नेता थे। ठीक है, तो गांधीवादी नेता थे राजेंद्र प्रसाद और राजकुमार शुक्ल। ये लोग क्या करते थे, तो गांधी जी को फॉलो करते थे, इसीलिए इन्हें गांधीवादी नेता कहा जाता था। और ये लोग अहिंसा पे विश्वास करते थे, हिंसा नहीं करना चाहते थे, और ये गांधी जी को फॉलो करते थे, राजेंद्र प्रसाद और राजकुमार शुक्ल। इसलिए ये दोनों जो हो जाते हैं गांधीवादी नेता हो जाते हैं, ध्यान में जरूर रखिए आप लोग। किसने किसने कर की नई व्यवस्था का विरोध किया, तो देखो यहाँ क्या पूछा है, कर की नई व्यवस्था का विरोध किसने किया है, 1855-56 बिहार के संथालियों ने। तो बिल्कुल यही करेक्ट होने वाला है, 1855-56 में बिहार के संथालियों ने जो है भाई कर की नई व्यवस्था का विरोध किया था, कर की नई व्यवस्था का विरोध किया था। और आपसे अगर पूछा जाए कि संथाल विद्रोह किसने किया है, तो संथाल विद्रोह याद रख लीजिएगा, संथाल विद्रोह सिद्धू कानू और चांद भैरव ने नेतृत्व किया था। किसने, सिद्धू कान्हू और चांद भैरव ने नेतृत्व किया था संथाल विद्रोह का। सिद्धू कान्हू और चांद भैरव ने जो है संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया है 1855-56 में। ठीक है, ध्यान में रख लेना है आप लोगों को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, आनंद मठ। आनंद मठ जो उपन्यास है क्या है, तो आनंद मठ उपन्यास कब प्रकाशित हुआ, तो प्रकाशित कब हुआ है ये ध्यान में जरूर रख लेंगे आप लोग। 1881 में, 1882 में, 1884 में, एक से अधिक या कोई भी नहीं। तो भाई देखो आनंदमठ उपन्यास तो प्रकाशित कब हुआ है, ये इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं आपके बीपीएससी एग्जाम में। तो टीआरई 4 में भी पूछा जाएगा, या फिर स्पेशल एडुकेटर वाला जो एग्जाम होने वाला है उसमें भी पूछा जाएगा, क्योंकि आपका जो स्पेशल एडुकेटर वाला पैटर्न है भाई वो सेम टू सेम है बीपीएससी टीआरई की तरह। तो स्पेशल एडुकेटर हो चाहे बीपीएससी टीआरई हो चाहे बीपीएससी 71st हो, तो क्वेश्चन सेम टू सेम लेवल के इसमें आते हैं। तो इसीलिए अगर आप लोग बीपीएससी 71st की भी तैयारी
तैयारी कर रहे हो तो आपका बीपीएससी टीआरई का तैयारी हो जाएगा, टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हो तो बीपीएससी 71st का तैयारी हो जाएगा। अगर आप लोग बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हो तो आपका बीपीएससी 71st और बीपीएससी स्पेशल एजुकेटर का तैयारी हो जाएगा। तो तीनों के तीनों जो है सिलेबस लगभग के लगभग सेम ही हो जाते हैं, इसलिए आपको कहीं दौड़ने की जरूरत नहीं है, बस एक सिलेबस कंप्लीट करो, आपका यहाँ पर 3-4 टाइप का सिलेबस यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है भाई। और अगर आप लोग लाइब्रेरियन वाला भी आएगा ना तो सेम टू सेम यही सिलेबस होने वाला है उसका भी, तो इसीलिए अच्छे से कर लीजिए। तो आनंदमठ उपन्यास कब प्रकाशित हुआ, तो ध्यान में रख लीजिएगा ये 1882 में प्रकाशित हुआ था। कब प्रकाशित हुआ था, तो ध्यान में रख लेना है भाई, ये आनंदमठ उपन्यास जो है 1882 में प्रकाशित हुआ था, 1882 में, ध्यान में रख लेना है, ठीक है। देखो अब आनंदमठ उपन्यास के बारे में कुछ पॉइंट लिख लीजिए आप लोग। इसका जो उपन्यास है, इस उपन्यास को किसने लिखा था, तो याद रख लीजिएगा बंकिम चंद्र चटर्जी ने। आनंदमठ उपन्यास को किसने लिखा, तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने जो है आनंदमठ उपन्यास को प्रकाशित किया था, ठीक है। कब प्रकाशित हुआ, तो 1882 में। ये कैसा उपन्यास था, तो याद रख लीजिएगा ये एक बंगाली उपन्यास था। कैसा था, तो बंगाली उपन्यास था, बंगाली भाषा में लिखा गया था, ठीक है, तो बंगाली उपन्यास था, ठीक है भाई। ये किस विद्रोह पर आधारित था, तो याद रख लेना ये सन्यासी विद्रोह पर आधारित था, सन्यासी विद्रोह पर। आनंदमठ किस विद्रोह पर आधारित था, तो सन्यासी विद्रोह पर आधारित था, ठीक है, सन्यासी विद्रोह। इस सन्यासी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया है, तो सन्यासी विद्रोह भी जरूर याद रख लीजिएगा। सन्यासी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो मजमून शाह, मजमून शाह और देवी चौधरानी ने जो है सन्यासी विद्रोह का नेतृत्व किया था, देवी चौधरानी ने। तो मजमून शाह और देवी चौधरानी ने सन्यासी विद्रोह का नेतृत्व किया था। इस सन्यासी विद्रोह को किसने खत्म किया था या दबाया किसने था, तो याद रख लीजिएगा इस सन्यासी विद्रोह को किसने खत्म किया या दबाया, तो याद रखना है वारेन हेस्टिंग्स ने। वारेन हेस्टिंग्स ने जो है सन्यासी विद्रोह को भाई ये दबा दिया था, ये खत्म कर दिया था। और ये सन्यासी विद्रोह चला कब है भाई, तो याद रख लेना है 1768 से 1800 के बीच में जो है ये सन्यासी विद्रोह आपका देखने को मिला था। 1768 से 1800 के बीच में सन्यासी विद्रोह देखने को मिला है, ध्यान में रख लियो आप लोग। तो सन्यासी विद्रोह से जितने भी प्रश्न बन सकते थे आपको यहाँ पर मैंने करा दिया है। अब इससे बाहर क्या ही जाना है भाई, जो भी आएगा यहीं से आएगा। तो इसलिए तो मैंने आपसे पहले कह रखा था कि प्रश्न यहाँ पर आपको कंप्लीट डिटेल डिस्कशन में कराया जाएगा, जिसके बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला है। तो देख लो वैसे करा भी रहा हूं। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा देते हैं। तो देखो जो आपके राष्ट्रीय उद्यान होते हैं, नेशनल पार्क होते हैं, उसमें सुरक्षा किसे देते हैं, तो याद रख लेना है संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को, केवल पादप को, केवल जंतु को, एक से अधिक या कोई नहीं। तो देखो राष्ट्रीय उद्यान में भाई क्या आप केवल पादप को, पेड़ पौधा को सुरक्षा दोगे या फिर केवल जंतु को सुरक्षा दोगे, नहीं भाई। आपको याद रख लेना है कि राष्ट्रीय उद्यान जो नेशनल पार्क होता है उसमें सभी तरह का सुरक्षा दिया जाता है। आप लोग पेड़ पौधा को भी सुरक्षा देते हैं और जीव जंतु को भी सुरक्षा देते हैं, तो इसलिए संपूर्ण पारिस्थितिकी को सुरक्षा दिया जाता है आपके नेशनल पार्क में। नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान में संपूर्ण पारिस्थितिकी को सुरक्षा दिया जाता है, इस बात को जरूर ध्यान में रख लेना है आप लोगों को, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ग्रीनविच माध्य समय। जो ग्रीनविच माध्य समय होता है जीएमटी से भारतीय मानक समय, भारतीय मानक समय जिसे कि हम लोग आईएसटी कहते हैं, वो कितना आगे है। मतलब सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, ग्रीनविच माध्य समय से भारतीय मानक समय मतलब कि जीएमटी से आईएसटी कितना आगे है, ये पूछा है आपसे। तो याद रख लीजिएगा 8.5 घंटा है आगे, 5.5 घंटा आगे है, 3.5 घंटा आगे, एक से अधिक है या फिर कोई नहीं है। तो देखो ग्रीनविच माध्य समय से भारतीय मानक समय कितना आगे है भाई, तो याद रख लीजिएगा ये जो है 5.5 घंटा आगे है। इसका मतलब क्या हुआ पता है आपको, मतलब कि लंदन जो है वो भारत से 5.5 घंटा पीछे है। लंदन का समय जो है ना भारत के समय से 5.5 घंटा पीछे है, ध्यान में रखिएगा इस बात को। ग्रीनविच माध्य समय से भारतीय मानक समय कितना आगे है, तो 5.5 घंटा आगे। इसका मतलब ये हुआ कि लंदन का समय जो है भारत के समय से 5.5 घंटा पीछे चलता है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का मानक समय क्या है, भारत का, जरा आप लोग इसे कमेंट भी करेंगे कि भारत का मानक समय क्या है, जरा आप लोग भी बता दीजिए कि भारत का मानक समय क्या है, मानक समय। तो भारत का मानक समय क्या है, जरा आप लोग बताइए। तो भारत का मानक समय क्या है, बताइए आप लोग जरा, देखो जरा आप लोग क्या बताते हो। तो भारत का मानक समय जो है कितना है बताइए। तो भाई भारत का मानक समय कितना है, ये है आपका 82.5 डिग्री पूर्व। कितना है, तो 82.5 डिग्री
पूर्व है। क्या है? तो 82.5 डिग्री पूर्व या पूर्वी जो भी कहो, 82.5 डिग्री पूर्व या पूर्वी जो भी कहो, ये भारत का मानक समय है। और भारत का मानक समय कितने राज्य से पार होता है? तो याद रख लीजिएगा, 5 राज्य से क्रॉस होता है। 5 राज्य से क्रॉस क्रॉस होता है। तो भारत का मानक समय कितने राज्यों से क्रॉस होता है? तो भारत का मानक समय जो है वो 5 राज्यों से क्रॉस होता है। भारत का मानक समय कितने राज्यों से क्रॉस होता है? तो भारत का मानक समय भाई वो 5 राज्यों से क्रॉस होता है। इस बात को जरूर ध्यान में रख लीजिएगा आप लोग। भारत का मानक समय कितने राज्यों से क्रॉस होता है? तो भारत का मानक समय 5 राज्यों से क्रॉस होता है। ध्यान में जरूर रखना है आप लोगों को। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि भारत का मानक समय कितने राज्य से क्रॉस होता है? तो भारत का मानक समय जो है 5 राज्यों से क्रॉस होता है। सिंपल सा बात है, याद रख लेना है आप लोगों को। ठीक है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाते हैं। तो देखो सिंपल सा बात है, एक याद रख लेना है, 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस मनाते हैं। पृथ्वी दिवस मनाते हैं। ठीक है। तो 22 अप्रैल को क्या है? तो पृथ्वी दिवस है। ये क्यों मनाया जाता है? वातावरण जागरूकता के लिए, या फिर ग्रीन हाउस गैस के लिए, या फिर पेड़ लगाने के लिए, या कोई भी नहीं, या फिर एक से अधिक होने वाला है। तो याद रख लीजिएगा, जो 22 अप्रैल को जो पृथ्वी दिवस मनाते हैं, ये मनाया जाता है वातावरण जागरूकता के लिए। किसके लिए? तो वातावरण जागरूकता के लिए 22 अप्रैल को जो है भाई ये पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ध्यान में जरूर रख लेना है। ठीक है। वातावरण जागरूकता के लिए 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, अर्थ डे मनाते हैं। यहां पर आपसे इस बार जो एग्जाम में पूछा जा सकता है क्या, करंट अफेयर्स में पूछ लेगा कि 22 अप्रैल जो पृथ्वी दिवस मनाया गया है 2025 में, उसका थीम क्या है? थीम से प्रश्न पूछा जाता है। तो 2025 का थीम अगर पूछ ले तो ध्यान में रख लीजिएगा, इसका थीम है हमारी शक्ति हमारा ग्रह। हमारी शक्ति हमारी शक्ति हमारा ग्रह। तो हमारी शक्ति हमारा ग्रह जो है, ये 2025 के पृथ्वी दिवस का थीम है। अगर आपसे 22 मार्च पूछ ले कि 22 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 22 मार्च को याद रख लीजिएगा वाटर डे, जल दिवस मनाया जाता है। वाटर डे मनाया जाता है, जल दिवस मनाया जाता है। अगर 2 फरवरी पूछ ले कि 2 फेब को क्या मनाते हैं, तो याद रख लीजिएगा वेटलैंड डे मनाया जाता है, आर्द्र भूमि दिवस। वेटलैंड डे मनाया जाता है, आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि 20 मार्च को क्या मनाते हैं, तो 20 मार्च को याद रख लीजिएगा गोरैया दिवस, स्पेरो डे मनाया जाता है। स्पेरो डे, गोरैया दिवस मनाया जाता है। ठीक है। उसके बाद अगर पूछा जाए कि 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है, 16 सितंबर को, तो भाई 16 सितंबर को याद रख लीजिएगा ओजोन दिवस मनाया जाता है। ओजोन दिवस मनाया जाता है। ठीक है। 16 सितंबर को। ठीक है। 14 नवंबर को अगर पूछ ले आपसे कि 14 नवंबर को क्या मनाया जाता है, तो भाई 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे, बाल दिवस मनाया जाता है। चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है। ठीक है। अगर पूछा जाए कि 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, तो 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। एड्स डे मनाया जाता है आपके 1 दिसंबर को। तो ये सभी प्रश्न भी आपको जरूर दिवस से रिलेटेड प्रश्न आपको याद रख लेने हैं, क्योंकि दिवस से रिलेटेड प्रश्न पूछ लिया जाता है आपके एग्जाम में। तो याद रखिएगा इस बात को। ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में। एंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, कौन सा भूकंप जो है गंभीर और विध्वंसकारी है? तो देखो यहाँ पर भूकंप से क्वेश्चन पूछा गया है, तो कौन सा भूकंप गंभीर और विध्वंसकारी है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है भाई, दमदार सा प्रश्न है आपके लिए कि कौन सा भूकंप जो है गंभीर और विध्वंसकारी है। तो गंभीर और विध्वंसकारी के लिए याद रख लेना है आपको कि कौन सा भूकंप गंभीर और विध्वंसकारी है। अच्छा प्रश्न है, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। और देखो भूकंप से तो एक प्रश्न पूछ ही रहा है हर बार एग्जाम में, तो टीआरई 4 में ना पूछे ऐसा हो नहीं सकता, या स्पेशल एडुकेटर वाले में ना पूछे ऐसा हो नहीं सकता, या फिर 71st की तैयारी करो और उसमें ना पूछे ऐसा हो नहीं सकता है। तो भूकंप से दे रहा है, आई होप कि भूकंप से इस बार फिर से दे दे, तो इसीलिए इसको भूकंप को अच्छे से देख लो। तो कौन सा भूकंप जो है गंभीर और विध्वंसकारी है, तो याद में रख लीजिएगा कि देखिए यहाँ पर क्या क्या दिया है। पहला ऑप्शन है व्रंश मूलक भूकंप, प्लूटोनिक भूकंप, ज्वालामुखी भूकंप, एक से अधिक, या फिर कोई नहीं। तो जो भूकंप जो गंभीर और विध्वंसकारी है वो भाई है आपका व्रंश मूलक भूकंप है। व्रंश मूलक भूकंप कौन सा? तो व्रंश मूलक भूकंप जो है वो गंभीर और विध्वंसकारी है, जिसे कि टेक्टोनिक अर्थक्वेक कहा जाता है। टेक्टोनिक अर्थक्वेक जो है सबसे गंभीर और विध्वंसकारी है। आपसे पूछा जाएगा कि भूकंप का तीव्रता का मापन किससे किया जाता है, तो देख लो, याद रख लेना कि भूकंप की
तीव्रता का मापन किससे किया जाता है? तो याद रख लीजिएगा सिस्मोग्राफ से। किसे? सिस्मोग्राफ। तो भूकंप की तीव्रता का मापन किससे? तो सिस्मोग्राफ से मापन किया जाता है। या फिर आपको रिक्टर स्केल भी दे देगा, रिक्टर स्केल। तो रिक्टर स्केल से भी मापन किया जाता है, रिक्टर स्केल से भी मापन किया जाता है भूकंप की तीव्रता का। या फिर मर्केली स्केल भी दे देगा, तो मर्केली स्केल से भी भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है। तो तीन चीज आपको याद रख लेना है, सिस्मोग्राफ, रिक्टर स्केल या फिर मर्केली स्केल। तो तीनों के तीनों से जो है भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है। ठीक है, ध्यान में रख लेना है। आपसे पूछेगा कि वह कौन सा भाग है जहां सबसे पहले भूकंप आता है? पहले भूकंप आता है, तो वह कौन सा भाग है जहां सबसे पहले भूकंप आता है? आता है, तो वह कौन सा भाग है जहां सबसे पहले भूकंप आता है? तो याद रख लीजिएगा वो है अधिकेंद्र। अधिकेंद्र, अधिकेंद्र वो पार्ट है जहां पर सबसे पहले भूकंप आता है या भूकंप का पता चलता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि सबसे पहले भूकंप कहां पर आता है या सबसे पहले भूकंप का पता कहां पर चलता है? तो याद रख लीजिएगा अधिकेंद्र, एपी सेंटर पे, एपी सेंटर पे। ठीक है, तो एपी सेंटर पे सबसे पहले भूकंप आता है या फिर भूकंप का पता चलता है, ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, एपी सेंटर पे सबसे पहले भूकंप आता है या भूकंप का पता चलता है? एपी सेंटर पे पता चलता है। इस बात को ध्यान में जरूर रख लेना है आपको। और ये भी बात याद रख लीजिएगा कि अगर भूकंप से सबसे अधिक नुकसान होता है तो वो भी एपी सेंटर पे ही होता है। सबसे अधिक नुकसान, तो सबसे अधिक नुकसान भी जो होता है वो भी एपी सेंटर अधिकेंद्र पर ही होता है भूकंप से। इसको ध्यान में रख लेना है। तो अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि भूकंप में जो है कौन कौन से रे निकलते हैं, अगर रे पूछ लिया जाए कि कौन कौन से रे निकलते हैं, तो याद रख लेना है पी, एस और एल वेव्स निकलते हैं। पी, एस और एल वेव्स निकलते हैं भूकंप से, जिसमें कि पी को प्राइमरी वेव्स कहा जाता है, एस को सेकेंडरी वेव्स कहा जाता है और एल को लव वेव्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एल को लव वेव्स कहा जाता है। और लव वेव जो है सबसे खतरनाक होता है, एल को लव वेव कहा जाता है जो सबसे खतरनाक होता है। तो याद रख लीजिएगा कि लव भाई, अगर लव अच्छा है, सही वाला है, तब तो खतरनाक नहीं है, लेकिन प्यार तो भाई खतरनाक ही होता है। अभी देख लो, ड्रम में भर दिया जाता है। तो इस तरह से याद रखना कि लव जो है खतरनाक होता है, इसीलिए एल वेव सबसे खतरनाक होता है। ठीक है, एल वेव्स जो है सबसे खतरनाक होता है। लव जो है, प्यार जो है, सबसे खतरनाक है अगर सही इंसान से ना हो। तो एल वेव सबसे खतरनाक है, नहीं तो ड्रम में भरा जाओगे भाई। ड्रम में जैसे काट के भर दिया गया था, तो लव करोगे ड्रम में भर ही जाओगे। तो ध्यान रख लियो, एल वेव्स, इससे याद रख लेना है। लव जो है सबसे खतरनाक, इसीलिए एल वेव सबसे खतरनाक होता है। देखो, एल वेव्स का जो है स्पीड कम होता है, स्पीड जो है ये कम होता है, लेकिन इसका जो डैमेज होता है वो ज्यादा होता है। बट ये क्या करता है? डैमेज ज्यादा करता है। ठीक है, डैमेज ज्यादा। तो एल वेव्स का जो लव वेव्स होता है, इसका स्पीड तो कम होता है भाई, लेकिन डैमेज ज्यादा है, इसलिए सबसे खतरनाक आपका एल वेव्स हो जाता है। ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, तो भूकंप से अब रिलेटेड क्वेश्चन कुछ भी पूछा जाएगा तो इससे बाहर तो उम्मीद नहीं है कि कुछ भी पूछा जाए। जो भी आएगा इन्हीं सब में से आने वाला है। चलिए फिर नेक्स्ट, यहाँ पर पूछा गया है पहला गोलमेज सम्मेलन। तो भाई देखो, गोलमेज सम्मेलन, और यहाँ पर क्या है? तो पहला गोलमेज सम्मेलन के समय वायसराय कौन थे? तो वायसराय का नाम पूछ लिया है पहला गोलमेज सम्मेलन के समय। तो क्या वो लॉर्ड लिनलिथिगो थे, इरविन थे, रीडिंग थे, एक से अधिक थे, या कोई भी नहीं है? तो पहला गोलमेज सम्मेलन जो कि आपका कब देखने को मिला था? तो पहला गोलमेज सम्मेलन जो है आपका 1930 में देखने को मिला था। 1930 में। इस समय जो वायसराय थे वो थे भाई कौन? तो लॉर्ड लिथिगो नहीं, इरविन थे इस समय वायसराय। तो पहला गोलमेज सम्मेलन के समय वायसराय लॉर्ड इरविन थे, लॉर्ड इरविन थे। ठीक है, ध्यान में रख लीजिएगा। अब देखो, गोलमेज सम्मेलन की बात हुई है तो याद इस बात को जरूर रख लेंगे कि गोलमेज सम्मेलन जो टोटल राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ है, गोलमेज सम्मेलन जो हुआ है टोटल 3 हुआ था। टोटल 3 जो हुआ था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था। कौन कौन सा? तो पहला याद रख लीजिएगा फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन, उसके बाद सेकेंड गोलमेज सम्मेलन और थर्ड गोलमेज सम्मेलन हुआ था। तो 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था। और ये कब हुआ था? तो पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुआ था ये 1930 में हुआ था। दूसरा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931 में हुआ था। और तीसरा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1932 में हुआ था। पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के समय वायसराय कौन थे? तो वायसराय थे इरविन। कौन थे? तो इरविन थे वायसराय। दूसरा गोलमेज सम्मेलन के समय वायसराय कौन थे भाई? तो लिन लिथिगो थे। कौन थे? लिन लिथगो थे। लिन लिथगो थे। कौन थे? तो लिन लिथगो दूसरा गोलमेज सम्मेलन के समय वायसराय। और अच्छा, लिथगो कहते हैं भाई, लॉर्ड लिन लिथगो नहीं, विलिंगटन थे। कौन थे? लॉर्ड विलिंगटन थे। कौन थे? तो विलिंगटन, देखो, दिमाग से उतर गया था, लॉर्ड विलिंगटन थे। दूसरा विलिंग
विलिंगटन थे, ठीक है, विलिंगटन थे दूसरे गोलमेज सम्मेलन के समय वायसराय, और तीसरे गोलमेज सम्मेलन के समय भी वायसराय विलिंगटन थे, ठीक है, विलिंगटन थे, ठीक है, विलिंगटन भी तीसरा, दूसरा और तीसरा गोलमेज सम्मेलन के समय जो है वायसराय और लॉर्ड विलिंगटन थे, ठीक है। और ये दूसरा गोलमेज सम्मेलन ही वो सम्मेलन था जिसमें गांधी जी ने भाग लिया था, गांधी ने भाग लिया, गांधी ने भाग लिया, भाग लिया। आपसे ये भी पूछा जाता है कि जब दूसरा गोलमेज सम्मेलन के समय गांधी जी जो भाग लेने जा रहे थे तो वो किस जहाज से गए थे, तो एसएस राजपूताना जहाज से गए थे, एसएस राजपूताना जहाज से गांधी जी जो गए थे वो लंदन गए थे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए। एसएस राजपूताना जहाज से गांधी जी लंदन गए थे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए, और ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ था भाई, तो लंदन में हुआ था, ध्यान में रख लीजिएगा। तो एसएस राजपूताना जहाज से गए थे, लेकिन वहां पे जब सांप्रदायिक पंचांग की बात हुई तो गांधी जी जो है दूसरा गोलमेज सम्मेलन को ही बीच में अधूरा छोड़ करके वापस आ गए थे, और जिसकी वजह से दूसरा गोलमेज सम्मेलन भी पूरा नहीं हो चुका था, ये अधूरा रह गया था। और जब गांधी जी वहां से लंदन से जो भारत आए थे तो वो बेसिंटियाना जहाज से भारत आए थे, गए थे एसएस राजपूताना जहाज से लंदन, और जो लंदन से भारत आए थे गोलमेज सम्मेलन को बीच में छोड़ के तो वो बेसिंटियाना जहाज से आए थे। तो दो क्वेश्चन यहाँ से जहाज से रिलेटेड बन रहा है, एक एसएस राजपूताना जहाज और एक बेसिंटियाना जहाज, तो दोनों के दोनों आपको याद रख लेने हैं, ठीक है। दूसरा प्रश्न है हमारा कि शांत घाटी कहाँ पर स्थित है, तो भाई आपका जो शांत घाटी है साइलेंट वैली ये कहाँ पर है, तो उत्तराखंड में ये सिचुएटेड है, केरल में है, हिमाचल प्रदेश में एक से अधिक है या फिर कोई नहीं। तो शांत घाटी आपका भाई, तो शांत घाटी आपके केरल में है, साइलेंट वैली कहाँ पर, तो केरल में आपका सिचुएटेड है। और केरल से एक बात याद रख लेना कि अब जो लिटरेसी रेट है भाई इसका जो है अब वो फर्स्ट लेवल पे नहीं रहा है, लिटरेसी रेट इसका फर्स्ट लेवल पे अब नहीं रहा है, अब फर्स्ट रैंक पे कौन आ गया है, तो मिजोरम आ गया है 98.20% के साथ। केरल को पीछे छोड़कर मिजोरम जो है अब लिटरेसी साक्षरता दर वाला पहला राज्य बन गया है 98.20% के साथ, और ये इसने जो है केरल को पीछे छोड़ दिया है मिजोरम ने, ठीक है, ध्यान में रख लीजिएगा। तो केरल अब लिटरेसी रेट में फर्स्ट नंबर में नहीं है, मिजोरम है फर्स्ट नंबर में लिटरेसी रेट में, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपकी एग्जाम में, ध्यान में रखना है। शांत घाटी कहाँ पर स्थित है, तो केरल में स्थित है। उत्तराखंड से याद जरूर रख लीजिएगा, उत्तराखंड को जो कहा जाता है ये फूलों की घाटी कहा जाता है, फूलों की घाटी, फूलों की घाटी, तो फूलों की घाटी किसे कहा जाता है, उत्तराखंड को कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश को क्या भाई, हिमाचल प्रदेश में याद रख लीजिएगा पिन वैली, तो पिन वैली कहाँ पर है, तो पिन वैली जो है आपके हिमाचल प्रदेश में है, पिन वैली, इसको जरूर ध्यान रख लेना है, ठीक है। दिसंबर 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग, तो ये एक प्रश्न तो यही बन जाएगा कि राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ है, तो दिसंबर 1953, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ है, तो दिसंबर 1953। इसके सदस्य कौन कौन थे ये पूछा है आपसे, तो के एम पनिकर थे, हृदयनाथ कंजरू थे, फजल अली थे, एक से अधिक थे या कोई भी नहीं। तो देखो जो राज्य पुनर्गठन आयोग के जो सदस्य थे वो सभी के सभी थे, वो कौन कौन थे, तो याद रख लीजिएगा। के एम पनिकर भी इसके सदस्य रह चुके हैं, के एम पनिकर भी इसके सदस्य थे, हृदयनाथ कंजरू भी इसके सदस्य थे, और फजल अली भी इसके सदस्य थे। मतलब इसका करेक्ट आंसर एक से अधिक होने वाला है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, एक से अधिक यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, एक से अधिक। अब इसमें अगर पूछ लिया जाए कि राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था, तो अध्यक्ष इसका फजल अली था, कौन था, तो फजल अली इसके अध्यक्ष हो जाते हैं, अध्यक्ष इसके फजल अली हो जाते हैं, और सदस्य जो है के एम पनिकर, हृदयनाथ कंजरू और फजल अली सभी के सभी थे। और ये गठन कब हुआ था, तो दिसंबर 1953 में गठन किया गया था राज्य पुनर्गठन आयोग का, ध्यान में रख लेना है आपको। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर, पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी कहलाता है, तो पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं, तो पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम अधिकतम दूरी को अपसौर, उपसौर, ग्रीष्म संक्रांति, एक से अधिक या कोई भी नहीं। एक सेकेंड रुको भाई, कॉल आ रहा है, हेलो, क्लास लेने बाद में बात करते हैं। पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी कहलाता है अपसौर, उपसौर, ग्रीष्म क्रांति या फिर,
या फिर एक से अधिक या फिर कोई भी नहीं। तो ध्यान में रख लीजिएगा, जो पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं भाई? तो पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी को अपसोर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो अपसोर कहा जाता है। अपसोर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो अपसोर कहा जाता है। इंग्लिश में इसे एफिलियन कहा जाते हैं, एफिलियन कहते हैं। और ये अपसोर कब होता है? तो अपसोर याद रख लीजिएगा 4 जुलाई को। 4 जुलाई याद रख लेना है एक डेट, इस दिन अपसोर होता है, ठीक है। और पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी कितने हैं? तो याद रख लेना है 15.2 करोड़ किलोमीटर। कितना? तो 15.2 करोड़ किलोमीटर। तो पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी कितना है? तो 15.2 करोड़ किलोमीटर, ठीक है। अगर आपसे यहीं पर उपसोर पूछ ले कि उपसोर कब होता है भाई, तो पृथ्वी और सूर्य के बीच न्यूनतम दूरी इसे कहते हैं। तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की न्यूनतम दूरी को उपसोर कहा जाता है। और उपसोर जो है ये 3 जनवरी को होता है। उपसोर जो होता है 3 जनवरी को होता है। और ये पृथ्वी और सूर्य के बीच क्या कहते हैं? तो न्यूनतम दूरी को उपसोर कहते हैं। अपसोर मतलब अधिकतम दूरी, अप मतलब ऊपर तो अधिकतम दूरी, और उपसोर मतलब कि नीचे तो न्यूनतम दूरी, ठीक है। और इसमें इसका जो कितना किलोमीटर है, तो याद रखिए 14.7 करोड़ किलोमीटर है इसका दूरी। 14.7 करोड़ किलोमीटर है, ठीक है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, पृथ्वी और सूर्य के बीच, पृथ्वी और सूर्य के बीच जो है औसत दूरी कितना है? औसत दूरी जो एवरेज दूरी है वो कितना है? तो पृथ्वी और सूर्य के बीच अगर औसत दूरी पूछ ले तो 14.95 करोड़ किलोमीटर याद रख लीजिएगा। 14.95 करोड़ किलोमीटर याद रख लेना है आपको, ठीक है। आपको एक यहाँ पर एक प्रश्न याद रख लेना है, शम दिवारात्रि। शम दिवारात्रि, शम दिवारात्रि ये आपके क्या कहते हैं बिहार के बुक में दिया गया है। तो शम दिवारात्रि आपको एक याद रख लेना है, सूर्य का किरण जो है भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा पर सीधा पड़ता है उसे ही शम दिवारात्रि कहते हैं, ठीक है। तो सूर्य का किरण जो है भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा पर सीधा पड़ता है उसे सम दिवारात्रि कहते हैं। और सम दिवारात्रि किस दिन होता है? तो 21 मार्च या 23 सितंबर को। 21 मार्च और 23 सितंबर को सम दिवारात्रि होता है। क्या होता है? तो 21 मार्च और 23 सितंबर को सम दिवारात्रि होता है। इसको ध्यान में रखना है आपको। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत की सबसे लंबी नहर परियोजना है। तो भारत का सबसे लंबी नहर परियोजना, देखो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट से एक प्रश्न पूछेगा आपसे। तो भारत की सबसे लंबी नहर परियोजना कौन सी है? टिहरी बांध परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, हीरा कुंड बांध परियोजना, एक से अधिक या कोई भी नहीं। तो देखो भारत की सबसे लंबी नहर परियोजना जो है भाई वो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, ठीक है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना है जो कि पंजाब और राजस्थान की एक परियोजना है। कहाँ की? तो पंजाब और राजस्थान की एक परियोजना है। तो पंजाब और राजस्थान की परियोजना है, हरिके बैराज भी से कहते हो, ठीक है। तो पंजाब और राजस्थान की एक परियोजना है। और इसमें जो है सतलज और व्यास का पानी आता है। इंदिरा गांधी नहर में किसका? तो सतलज और व्यास का पानी आता है। व्यास का पानी आता है, पानी आता है, ठीक है। टिहरी बांध परियोजना किसमें बनाई गई है? तो टिहरी बांध परियोजना जो है भाई ये एक उत्तराखंड की परियोजना है। उत्तराखंड की परियोजना है जो कि भागीरथी नदी पर बनाई गई है। भागीरथी नदी पर बनाई गई है। तो टिहरी बांध परियोजना जो है उत्तराखंड की एक परियोजना है जो कि भागीरथी नदी पर बनाई गई है। और टिहरी बांध परियोजना से सुंदरलाल बहुगुणा भी जुड़े हुए थे। सुंदरलाल बहुगुणा वही है जिन्होंने चिपको आंदोलन चलाया था। चिपको आंदोलन, जिन्होंने उत्तराखंड के चमोली जिला में चिपको आंदोलन चलाया है, वो टिहरी बांध परियोजना से भी जुड़े हुए थे। तो इस बात को ध्यान रख लेना है, जो सुंदरलाल बहुगुणा है भाई वो सुंदरलाल बहुगुणा टिहरी बांध परियोजना से भी जुड़े हुए हैं। टिहरी बांध परियोजना से भी जुड़े हुए हैं सुंदरलाल बहुगुणा, जिन्होंने उत्तराखंड के चमोली जिला में चिपको आंदोलन चलाया था, वो टिहरी आंदोलन से भी जुड़े हुए हैं, ठीक है। और ये टिहरी बांध परियोजना कहाँ पर है? तो ये उत्तराखंड के भागीरथी नदी पर बनाई गई है। और ये टिहरी बांध अगर पूछ ले कि टिहरी जो नदी होती है वो भारत की सबसे ऊंची नदी है, आपसे ये भी पूछा जाएगा भारत की सबसे ऊंची नदी कौन सी है? तो टिहरी नदी है। टिहरी नदी भारत की सबसे ऊंची नदी है, ठीक है। हीराकुंड बांध परियोजना कहाँ पर बनी है? तो ये याद रख लेना, उड़ीसा की एक परियोजना है। उड़ीसा की एक परियोजना है जो कि महानदी पर बनाई गई है। महानदी पर बनाई गई है। ओके फ्रेंड्स, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगर आपको सेशन पसंद आए तो लाइक जरूर कर देंगे, कमेंट जरूर कर देंगे, और ज्यादा से ज्यादा इस सेशन को शेयर भी करना ना भूलेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आपको बता देता हूँ। देख लो जितने भी प्रश्न हैं सभी के सभी मैं यहाँ पर डिटेल डिस्कशन के साथ बता रहा हूँ। अगर इससे प्रश्न आएगा तो इससे बाहर तो कुछ जाना ही नहीं है भाई, इससे बाहर क्या ही जाएगा। अब जितने भी इससे रिलेटेड प्रश्न बन सकते हैं सभी मैं डिस्कस करा रहा हूँ, इससे बाहर तो कुछ भी नहीं जाना है। अब बंगाल विभाजन किसके कार्यकाल में वापस लिया गया? तो बंगाल विभाजन, एक प्रश्न यहाँ से फिक्स है, तो बंगाल विभाजन किसके कार्यकाल में वापस लिया गया? तो याद रख लीजिएगा, करजन
हार्डिंग, इरविन या फिर कोई भी नहीं या फिर एक से अधिक। तो कर्जन के टाइम पर तो भाई बंगाल विभाजन हुआ था, बंगाल विभाजन हुआ। तो बंगाल विभाजन किसके टाइम पर हुआ है? तो बंगाल विभाजन जो है लॉर्ड कर्जन के टाइम पर हुआ है। कब हुआ है भाई? तो ये 1905 में बंगाल विभाजन देखने को आपको मिला था, 1905 में। वापस किसके टाइम पर लिया गया है? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के टाइम पर जो है बंगाल विभाजन को वापस लिया गया है। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के टाइम पर, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के टाइम पर बंगाल विभाजन को वापस लिया गया है। कब? तो ये 1911 में वापस लिया गया है। 1911 में एक दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था, जिसमें कि दिल्ली दरबार में 3 डिसीजन लिए गए थे, ठीक ना। तो 3 डिसीजन लिए गए थे, जिसमें से पहला डिसीजन था कि भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली करी जाएगी, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली करी जाएगी। दूसरा डिसीजन था कि बंगाल विभाजन रद्द होगा, दूसरा डिसीजन था कि बंगाल विभाजन रद्द होगा, और तीसरा डिसीजन था कि बिहार को बंगाल से अलग किया जाएगा। तो 3 डिसीजन जो है दिल्ली दरबार में लिया गया था 1911 में। पहला डिसीजन भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली होगी, दूसरा डिसीजन था बंगाल विभाजन रद्द होगा, और तीसरा डिसीजन था बिहार को बंगाल से अलग किया जाएगा। तो ये 3 डिसीजन थे जो कि लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने लिए थे 1911 के दिल्ली दरबार में, ठीक है। और दिल्ली दरबार में ये डिसीजन लिया गया था कि बंगाल विभाजन वापस लिया जाएगा, रद्द किया गया था, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने किया था, ठीक है। आपसे ये प्रश्न पूछा जाएगा कि आ, आ, हुआ किसके टाइम पर था? तो बंगाल विभाजन जो हुआ था भाई, ये 1905 में हुआ था, 1905 में हुआ था। अगर आपसे पूछा जाए कि बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई, तो याद रख लीजिएगा 2 तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं कि बंगाल विभाजन का घोषणा कब हुआ था। तो बंगाल विभाजन का घोषणा जो हुआ था, ये 20 जुलाई 1905 को हुआ था, 20 जुलाई 1905 को हुआ था बंगाल विभाजन का घोषणा। और अगर पूछ ले कि बंगाल विभाजन लागू कब हुआ, तो याद रख लीजिएगा ये 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ है। तो बंगाल विभाजन का घोषणा 20 जुलाई 1905 को, और बंगाल विभाजन लागू ये हुआ है 16 अक्टूबर 1905 को। और 16 अक्टूबर को ही जो है शोक दिवस के रूप में मनाया गया, शोक दिवस के रूप में मनाया गया। और 16 अक्टूबर को ही रक्षाबंधन दिवस के रूप में मनाया गया, रक्षा बंधन दिवस के रूप में भी मनाया गया। इसी दिन को मैत्री दिवस के भी रूप में मनाया गया, मैत्री दिवस के रूप में भी मनाया गया। और 16 अक्टूबर को ही जन एकता दिवस के भी रूप में मनाया गया, जन एकता दिवस के रूप में भी मनाया गया। तो भाई अब इससे बाहर क्या ही प्रश्न आएंगे आपको, अब इतना अच्छे से मैं बता रहा हूँ, इसके बाद भी अगर कमेंट नहीं करोगे तो थोड़ा दुख होता है। तो एक बार कमेंट शेयर जरूर कर देना आप लोग, और ज्यादा से ज्यादा लाइक भी करना। तो 2 तरह से प्रश्न पूछा जाएगा, बंगाल विभाजन का घोषणा तो 20 जुलाई 1905, और बंगाल विभाजन लागू कब हुआ है तो 16 अक्टूबर 1905 को। और 16 अक्टूबर को शोक दिवस, रक्षाबंधन दिवस, मैत्री दिवस और जन एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये 16 अक्टूबर वाला जो है ये प्रश्न ये पूछा गया था आपके एग्जाम में, ठीक है। तो इस बार पूछा जा सकता है। अच्छा, तो भाई अब देखो यहाँ पर मैंने आपके इतने सारे प्रश्न तो करा दिए हैं, ठीक है। अगर आपसे एक प्रश्न ये भी पूछ ले, क्या कहता हूँ, देखो अभी मुझे याद आ रहा था, बंगाल विभाजन से ही जुड़ा हुआ एक प्रश्न था जो कि मेरे दिमाग से अब उतर रहा है अभी। क्या तो प्रश्न था भाई। अच्छा देखो यहाँ पर और भी प्रश्न है, यहाँ पर और भी प्रश्न है। यहाँ देखो, छोड़ो उसको, यहाँ देखो। अब देखो यहाँ पर प्रश्न है हमारा कि सोनार तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। तो सोनार तकनीक का इस्तेमाल क्यों करते हैं बताइए? पानी के नीचे पहाड़ी का पता लगाने में, तो बिल्कुल ये तो करेक्ट है, पानी के नीचे पहाड़ी का पता लगाने में करते हैं। अच्छा ये हो गया हिम सेल का पता लगाने में, हिम सेल का पता लगाने में, ये भी करेक्ट है। और थर्ड है समुद्र की गहराई का पता लगाने में, तो ये भी करेक्ट है। आंसर नंबर डी इज करेक्ट हियर, और एक से अधिक यहाँ पर करेक्ट होने वाला है, एक से अधिक, ठीक है। कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना हुई, तो देखो भाई ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। तो कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई? तो जुलाई 1934 में। तो जुलाई 1934 में नहीं, 1934 में तो हुआ है, लेकिन जुलाई मंथ नहीं था, मंथ भी दे दिया है तो इसीलिए यहाँ पर कंफ्यूज हो जाओगे। तो जुलाई 1934 में नहीं, मई 1934 में भी नहीं भाई, मई 1934 में नहीं हुआ था, जून 1934 में भी नहीं हुआ था, एक से अधिक भी नहीं। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा कोई भी नहीं, ऑप्शन नंबर ई इज करेक्ट हियर, कोई भी नहीं, ठीक है। तो कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना एक्चुअली हुई कब है? तो याद रख लीजिएगा अक्टूबर 1934 में जो है कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना हुई, अक्टूबर 1934 में। तो अक्टूबर 1934 में कांग्रेस समाजवादी या सोशलिस्ट दल का स्थापना हुआ था। अगर इसमें पूछ ले आपसे कि कांग्रेस समाजवादी दल के अध्यक्ष कौन है, तो अध्यक्ष याद रख लीजिएगा आचार्य नरेंद्र देव, आचार्य नरेंद्र देव। और अगर आपसे पूछा जाए कि इसके सचिव कौन है, तो सचिव याद रख लेना है जयप्रकाश नारायण, जय
प्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण। तो अध्यक्ष पूछ ले तो नरेंद्र देव और सचिव पूछ ले तो जयप्रकाश नारायण। ठीक है, तो ये कांग्रेस समाजवादी दल के अध्यक्ष और सचिव हो जाते हैं। ठीक है, आपसे एक पूछा जाएगा कि बिहार समाजवादी पार्टी की स्थापना कब हुई? बिहार समाजवादी पार्टी, बिहार समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी। तो बिहार समाजवादी पार्टी, बिहार का एग्जाम है तो बिहार से रिलेटेड तो पूछेगा ही। तो बिहार समाजवादी पार्टी की स्थापना कब हुई है? तो 1931 में हुआ है। किसने इसका स्थापना किया है? तो याद रख लेना है फूलन प्रसाद वर्मा, फूलन प्रसाद वर्मा, फूलन प्रसाद वर्मा। और साथ में याद रख लेना है जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण ने इसका स्थापना किया था। ठीक है, दूसरा आपको क्या याद रख लेना है? एक याद रख लीजिएगा, बिहार में स्वराज दल का स्थापना किसने किया? बिहार में स्वराज दल, बिहार में स्वराज दल का स्थापना किसने किया है? तो बिहार में स्वराज दल का स्थापना कब हुआ था? तो याद रख लेना है फरवरी 1923 में बिहार में स्वराज दल का स्थापना हुआ था। और इस स्वराज दल का स्थापना बिहार में जो किए थे वो किए थे श्री कृष्ण सिंह। ठीक है, तो बिहार में स्वराज दल अगर पूछ ले तो बिहार में स्वराज दल का स्थापना श्री कृष्ण सिंह ने किया था फरवरी 1923 में। और इस स्वराज दल के अगर पूछ ले कि बिहार के स्वराज दल के सचिव पूछ ले अगर, तो सचिव याद रख लीजिएगा अब्दुल बरी थे। कौन थे? तो सचिव याद रख लेना है अब्दुल बरी, अब्दुल बारी या बड़ी कुछ भी याद रख लेना। अब्दुल बारी जो है सचिव इसके हो जाते हैं बिहार के स्वराज दल के। और अगर आपसे अध्यक्ष पूछ ले, अध्यक्ष पूछ ले बिहार में स्वराज दल का अध्यक्ष, तो याद रख लेना है अध्यक्ष जो है नारायण प्रसाद हैं, अध्यक्ष नारायण प्रसाद हैं बिहार स्वराज दल के अध्यक्ष। अच्छा, अगर एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि स्वराज दल का गठन कब हुआ था? तो देखो ये स्वराज दल जो था इसका गठन हुआ था 1 जनवरी 1923 में। स्वराज दल का गठन हुआ था 1 जनवरी 1923 में हुआ था। इसका गठन जो इलाहाबाद में हुआ था, इलाहाबाद में हुआ था। बिहार स्वराज दल का गठन तो हुआ था बिहार में, आपका बिहार के स्वराज दल में, बिहार में हुआ था स्वराज दल का गठन। एक स्वराज दल का गठन हुआ था इलाहाबाद में 1 जनवरी 1923 में, और एक बिहार स्वराज दल था जिसका गठन हुआ था फरवरी 1923 में। कहां पर? तो बिहार में हुआ था फरवरी 1923 में। ठीक है, और इस स्वराज दल का जो इलाहाबाद में स्वराज दल का गठन हुआ था उसका गठन किसने किया था? तो याद रख लीजिएगा चितरंजन दास, CR दास और मोतीलाल नेहरू ने, मोतीलाल नेहरू ने। तो आई होप कि आप लोग स्वराज दल और बिहार स्वराज दल दोनों समझ गए होंगे। ठीक है, तो बिहार स्वराज दल फरवरी 1923 श्री कृष्ण सिंह के द्वारा, सचिव अब्दुल बारी और अध्यक्ष नारायण प्रसाद। ठीक है, और स्वराज दल 1 जनवरी 1923 को इलाहाबाद में CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। ठीक है, एक आता है आपका बिहार प्रांतीय किसान सभा, जिसकी स्थापना जो है 1929 में, बिहार प्रांतीय किसान सभा पीछे भी मैंने डिस्कस कर रखा है 1929 में। ये कब? तो मार्च मंथ में किया गया था, और इसका स्थापना जो है स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। तो मार्च 1929 बिहार प्रांतीय किसान सभा का स्थापना सहजानंद सरस्वती ने किया था। मृदा का पलवार संबंधित है, तो मल्चिंग यहाँ पर पूछा है कि मल्चिंग किससे रिलेटेड है? तो मृदा का पलवार संबंधित है मृदा की उर्वरकता एवं स्वास्थ्य बढ़ोतरी से, मृदा की नमी को बनाए रखने से, खरपतवार को बढ़ने से रोकने से, एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो ध्यान में रख लीजिएगा कि मृदा का पलवार करना जो मल्चिंग है वो रिलेटेड है मृदा की उर्वरकता एवं स्वास्थ्य बढ़ोतरी से, ये वाला करेक्ट है। मृदा की नमी को भी बनाए रखता है और खरपतवार को बढ़ने से भी रोकता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, एक से अधिक। यहां पर एक से अधिक जो होगा आंसर वो करेक्ट होने वाला है। ठीक है, एंड हमारा यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन है वीवीपैट की शुरुआत कब हुई? तो वीवीपैट का शुरुआत कब हुआ था ये पूछा है आपसे। तो वीवीपैट का पहले आपको फुल फॉर्म याद रख लेना है कि वीवीपैट का फुल फॉर्म क्या होता है। तो याद रख लेना है कि वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल होता है। वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल होता है, ऑडिट ट्रायल। तो वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल जो होता है वीवीपैट का फुल फॉर्म होता है। वीवीपैट का शुरुआत कब से हुआ है? तो 2013 से इसका स्टार्टिंग हुआ था, और ये किसके ऑर्डर से? तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से हुआ था। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से 2013 से वीवीपैट का शुरुआत हो गया है। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, 2013। तो वीवीपैट का शुरुआत 2013 से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वही कि मानव आंख की फोकस दूरी में परिवर्तन निम्नलिखित में किसके कारण होता है? तो मानव आंख की फोकस दूरी में परिवर्तन कौन करता है ये पूछ रखा है आपसे। तो फोकस दूरी में परिवर्तन कौन करता है?
क्या वो कॉर्निया करता है या फिर सिलियरी मसल्स करता है या प्यूपिल करता है या एक से अधिक करता है या कोई नहीं करता है। तो मानव आंख की फोकस दूरी, तो पहले तो यहाँ आई से रिलेटेड कुछ बात आपको याद रख लेना है कि जो भाई हमारा जो आई है, आंख है, वो एक उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है। कैसा कार्य करता है? तो उत्तल लेंस के तरह काम करता है। कैसा काम करता है? तो उत्तल लेंस के तरह काम करता है। और इसका जो इमेज बनता है वो कहाँ पर बनता है? तो रेटिना पर बनता है। आंख पे इमेज कहाँ पर बनता है? तो रेटिना पर बनता है। इमेज आपसे पूछेगा कि आंख पर इमेज कहाँ पर बनता है, तो रेटिना पर बनता है आंख में इमेज। और इमेज कैसा होता है? तो याद रख लीजिएगा, छोटा, वास्तविक और उल्टा होता है। छोटा, वास्तविक और उल्टा होता है। छोटा, वास्तविक और उल्टा होता है। इमेज कैसा होता है? तो छोटा होगा, वास्तविक होगा और उल्टा होगा। रियल होगा, इन्वर्टेड होगा और डिमिनिस्ड होगा। रियल होगा, इन्वर्टेड होगा और डिमिनिस्ड होगा। मतलब देखो, जो रियल इमेज होता है वो तो हमेशा इन्वर्टेड होता ही है, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है, इस बात को ध्यान रख लीजिएगा। और वो कैसा होगा? तो डिमिनिस्ड होगा। ठीक है भाई। यहां पर पूछा है फोकस दूरी में परिवर्तन कौन करता है, तो फोकस दूरी में परिवर्तन कॉर्निया करता है। नहीं भाई, सिलियरी मसल्स जो है वो फोकस दूरी में परिवर्तन करता है। ठीक है, देखो कॉर्निया से ये याद रख लेना कि कॉर्निया जो है एक टेम्पर ग्लास है। हमारे आंख का क्या है? तो टेम्पर ग्लास है। कॉर्निया क्या है? तो हमारे आंख का टेम्पर ग्लास है। और नेत्र दान में जो है कॉर्निया ही दान करा जाता है। जब आप लोग अपने नेत्र को दान करते हो तो नेत्र दान में पूरा का पूरा आंख आपका दान नहीं दिया जाता है। जो कॉर्निया होता है भाई, कॉर्निया, वही दान दिया जाता है नेत्र दान में। ठीक है, प्यूपिल से क्या याद रख लेना है? देखो, प्यूपिल से क्या याद रख लेना है कि इसी रास्ते से जो है लाइट जो है वो आंख में प्रवेश करता है। लाइट जो है, प्रकाश जो है, लाइट आंख में प्रवेश करता है। तो प्यूपिल से जो है लाइट आंख में प्रवेश करता है, इस बात को ध्यान में रख लेना है। और अगर पूछा जाए कि प्यूपिल का व्यास क्या होता है, तो व्यास याद रख लीजिएगा 2.3 सेंटीमीटर। 2.3 सेंटीमीटर जो इसका व्यास होता है। अगर व्यास पूछा जाए तो 2.3 सेंटीमीटर। और प्यूपिल के रास्ते जो है प्रकाश जो है आंख में प्रवेश करता है। तो आंख से रिलेटेड जितने भी यहाँ पर बन सकते थे क्वेश्चन मैंने आपसे यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। तो अब आंख से बाहर तो कुछ भी भाई यहाँ से जाएगा नहीं। नेक्स्ट, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन पूछा है कि कितने लोग 26 जनवरी 1950 से 2024 के प्रथम तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। तो बिहार के मुख्यमंत्री कितने लोग रहे हैं? 25 लोग, 21 लोग, 23 लोग, एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो याद रख लीजिएगा, जो 23 लोग जो रह चुके हैं अभी तक हमारे 2024 के प्रारंभ तक बिहार के मुख्यमंत्री, और मिस्टर नीतीश कुमार अभी प्रेजेंट टाइम पर हैं। और अभी रिसेंट टाइम पर अब देखो इलेक्शन भी आ रहा है, तो इलेक्शन होने वाला है। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखो, हमारा आज का सेशन यहाँ पर कंप्लीट होता है। और जितने भी प्रश्न कराए हैं मैंने बहुत ही अच्छे ढंग से कराए हैं। इसको कर लेने के बाद आप अगर प्रश्न देखोगे तो यहीं से आएगा, इसी में से कहीं से एक प्रश्न घूम के आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। इससे बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला है। क्योंकि देख लो आप लोग, मैंने मात्र 20 क्वेश्चन आपको कराए हैं, लेकिन 20 क्वेश्चन में समय कितना लिया है? तो अप्रोक्स 47 मिनट्स ले लिए हैं। 47 मिनट लग गया है 20 क्वेश्चन को डिस्कस करने में। तो आप लोग समझ सकते हो कि कितना मैंने डीप डिस्कशन आपके साथ करा है। तो अगर कोई भी प्रश्न आएगा तो यही सबसे प्रश्न आने वाला है, इससे बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए मैं फिर मिलता हूं कल किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों को थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।